V60 अध्याय 591 भाग्य को नियंत्रित करने वाले नक्षत्र। बायहाव ने सफ़ेद पत्थर की नदी के किनारे खड़ी एक महिला की आकृति देखी। उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह गाना गा रही थी जो उसके कानों में बज रहा था। एक मधुर गीत सजा का सबसे कोमल रूप था। ये किसी के दिल में बिना किसी की जानकारी के घुस सकता था और उसे जंजीरों में जकड़ सकता था, इससे पहले कि कोई समझे कि क्या हो रहा है। जब लिन युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन किया तो वह अपने निजी क्षेत्र में चला गया। चूंकि लिन युआन स्टार वेब पर अपने निजी क्षेत्र में जाना चाहता था, इसलिए वह हुक्वान द्वारा उसके लिए बनाया गया मुखौटा साथ ले आया। उन्होंने मान लिया था कि यह खाली होगा क्योंकि उन्होंने अपने निजी गुट की भूमिका की घोषणा नहीं की थी। हालांकि जब लिन युआन अंदर गया तो उसने पाया कि लगभग 7 या 8 लोग उसके निजी क्षेत्र के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। लिन युआन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि वे क्या चर्चा कर रहे थे तो उसे गुस्सा आया। तुम सब लोग आधी रात को यहाँ क्यों आए हो? देखने के लिए कुछ भी रोमांचक नहीं है। तुम हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम बहुत दुष्ट हो। तुम हर दिन एक ही समय पर स्काई सिटी का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आते हो। मैं स्काई सिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मुझे बस लगता है कि स्काई सिटी थोड़ी दयनीय है। मेरा उभरता हुआ गुट नट मर्सेनरीज भी नया है। हालांकि अगर मैं स्काई सिटी के किसी भी सदस्य से मिलता हूँ तो मैं उनके प्रवेश द्वार को सजाने के लिए कुछ बेहतरीन वस्तुएं दान करने को तैयार हूँ। वहां उपस्थित अन्य लोग इस नट मर्चेंडरीज सदस्य से घृणा करने लगे। हम एक समय पर सहमत हुए हैं कि हम यहां से एक साथ निकलेंगे और नट भाड़े के सैनिकों के निजी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके निजी क्षेत्र में कुछ भी मूल्यवान है। आप यहां क्यों इतना ऊंचा और शक्तिशाली होने का नाटक कर रहे हैं और अन्य उभरते गुटों से ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं? आप किस लायक हैं? क्या मजाक है? लिन युआन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए उन चंद लोगों को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि वे कितने मूर्ख थे। वे इस समय सो क्यों नहीं रहे हैं? लिन युआन ने उनकी उपेक्षा की और अपने निजी क्षेत्र में चला गया। जब लिन युआन अंदर आया तो लोगों के समूह ने उसे देखा था। पहले तो उन्हें लगा कि वह बस ये देखने आया है कि क्या कुछ रोमांचक होने वाला है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह स्काई सिटी का सदस्य बन जाएगा। अपने निजी क्षेत्र के अंदर लिन युआन ने अपने निजी क्षेत्र के आगंतुक लॉग की जांच की। 5 मिनट बाद भी उन्होंने आज के आगंतुक लॉग की जांच पूरी नहीं की थी। लिन युआन ने आगंतुक लॉग की जांच करना छोड़ दिया। उसने देखा कि उसके निजी क्षेत्र के मेल बॉक्स में स्टार वेब के अधिकारियों का मेल था। इसे देखने के बाद उसके मन में कई सवाल उठे। पिछले महीने उनके निजी क्षेत्र ने विजिटर रैंकिंग में रैंकिंग हासिल की थी। स्टार वेब पर निजी क्षेत्रों के लिए कई रैंकिंग थीं। रैंक किए गए अधिकांश निजी क्षेत्र बाकी से बेहतर थे और वे स्टार वेब पर निजी क्षेत्रों की संस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। यद्यपि विजिटर रैंकिंग कोई विशेष रूप से शक्तिशाली रैंकिंग नहीं थी, फिर भी सभी रैंकिंग के बीच इसका महत्वपूर्ण महत्व था। आखिरकार यह उन लोगों की संख्या को दर्शाता था जो प्रतिदिन निजी क्षेत्रों का दौरा करते थे। लिन युआन को खुशी होती अगर उसके निजी क्षेत्र की भूमिका की घोषणा करने के बाद उसे स्थान दिया जाता। हालांकि अभी तक उनके निजी क्षेत्र का निर्माण भी नहीं हुआ था। ये खाली जमीन के एक टुकड़े से अलग नहीं था। खाली जमीन का आकर्षक होना असंभव था। इसलिए सभी आगंतुक केवल ये देखने आए थे कि क्या वहाँ कुछ रोमांचक घटित हो रहा है। यही कारण है कि विजिटर रैंकिंग में स्काई सिटी की सर्वोच्च रैंकिंग 87वीं थी। हालांकि वर्तमान में यह 98वें स्थान पर आ गया है। लिन युआन ने अपने निजी क्षेत्र में समय नहीं लगाया था, इसलिए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग उसे अपने निजी क्षेत्र के सुरक्षा पहुंच अधिकारों को लापरवाही से खुला छोड़ने के लिए उपहास कर रहे होंगे। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। यद्यपि लिन युआन को लगा कि यह हास्यास्पद था, लेकिन उसके पास इस स्थिति को रोकने की कोई योजना नहीं थी। जो लोग भीड़ में शामिल होने आए थे वे केवल स्काई सिटी को मुफ्त अग्रिम विज्ञापन उपलब्ध करा रहे थे। लिन युआन ने निजी क्षेत्र के बाहरी हिस्से को सजाने की योजना नहीं बनाई थी। फिर भी उसने और हुक्वान ने आंतरिक डिज़ाइन में बहुत मेहनत की थी। लिन युआन ने सभी वस्तुओं को लाने के लिए स्टार वेब कार्ड का उपयोग किया और उन्हें बड़े हॉल के फर्श पर रख दिया। उन्होंने हुक्वान द्वारा बनाए गए सभी जेड बनावट वाले लकड़ी के रोलेट्स को दीवारों पर लटका दिया। दीवारों के चारों ओर लटके जेड बनावट वाले रूलेट सफ़ेद दीवारों के साथ बिल्कुल विपरीत दिख रहे थे और एक उत्कृष्ट माहौल बना रहे थे। फिर लिन युआन ने जेड बनावट वाले फोबे जेन्नान से सुनहरे तारों का इस्तेमाल किया और सभी रूलेट्स को एक साथ पिरोया। वहाँ कुल 108 जेड बनावट वाली लकड़ी की रूलेटें थीं। प्रत्येक रूलेट के मध्य में एक खांचा होता था जहां लिन युआन कांस्य महाकाव्य स्टारलाइट घास का एक कतरा रखता था। मुख्य रूप से सजावटी परी के रूप में स्टारलाइट घास कमजोर आत्मा क्यूई को भी मुक्त कर सकती है। स्टारलाइट घास की पत्तियों पर सितारों की आकृतियां स्वाभाविक रूप से लहराती थीं।
स्टारलाइट घास की पत्तियों की हिलती हुई हरकतों के कारण रूलेट घूमने लगा और बदले में सुनहरे फोबेजेनान तारों के साथ लगे प्रत्येक रूलेट भी घूमने लगे। कमजोर आत्मा क्यूई के कारण रूलेट्स और सुनहरे फोबेजेनान तार भी मंद रूप से चमकने लगे। चमकती हुई सुनहरी लड़ियां और चमकती हुई स्टारलाइट घास की पत्तियां पंक्तिबद्ध होकर असंख्य तारामंडल बनाती प्रतीत हो रही थीं। इससे दिन के समय तारों से भरे आकाश का एहसास हो सकता है। घूमते हुए रूलेट आसमान में घूमते हुए कप्तानविहीन स्टीयरिंग व्हील की तरह लग रहे थे। इस कृत्रिम आकाश में ये स्वतः घूमने वाले स्टीयरिंग व्हील सुनहरे तारों का उपयोग करके मनुष्यों के भाग्य को नियंत्रित करते प्रतीत होते थे। अब इस निजी क्षेत्र का आंतरिक डिजाइन पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। यद्यपि आंतरिक डिजाइन पहले से ही बेदाग था, लिन युआन ने सजावट का काम पूरा नहीं किया था। लिन युआन ने 36 कांस्य महाकाव्य तैरते बादल फूल भी स्थापित किए, जिसमें एक फूल को 3 घूमते रूलेट्स के बीच रखा गया। कुछ ही देर बाद फूलों के ऊपर से मायावी बादल उठे और चमकीले नक्षत्रों और रूलेट्स को ढक लिया। प्रकाश को पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता था। बादलों का उद्देश्य केवल रहस्य का वातावरण बनाना और बादलों के बीच होने का जादुई माहौल बनाना था। लिन युआन मूल रूप से सजावट के साथ किया गया था। लिन युआन ने कुछ देर सोचा, फिर अपना हाथ उठाया और हुक्वान द्वारा बनाई गई जेड बनावट वाली लकड़ी की मेज को रख दिया। उन्होंने सभी गुट क्षेत्रों को दी जाने वाली पूरक साधारण लकड़ी की मेज को प्रतिस्थापित नहीं किया। साधारण लकड़ी की मेज बहुत आम थी। उस पर कांस्य लीजेंड ऑफ लिली ऑफ द वैली रखी हुई थी। घाटी की शपथ लिली के प्रत्येक सफ़ेद बेल जैसे फूल हल्के से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फूल आसमान में बादलों और रूले के नीचे नश्वर दुनिया के वादों को इकट्ठा कर रहे हों। लिन युआन के अपने निजी क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि बाहर इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या कम से कम 5 गुना बढ़ गई थी। और भी लोग आ रहे थे। लिन युआन को अंदर जाते देख उन पहले कुछ लोगों ने और लोगों को बुलाया होगा। लिन युआन ये सोचकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका कि ये लोग नए साल का आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं और क्यों सो नहीं रहे हैं। क्या वे सारा दिन बस देखते ही रहते हैं? लिन युआन के पास इन लोगों पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। नए साल के तीसरे दिन स्काई सिटी में बादलों का नज़ारा और भी अधिक अद्भुत होगा। स्टार वेब छोड़ने के बाद लिन युआन ने परमानंद की शुद्ध भूमि से सिनेबार स्वीट ऑस्मंथस को तोड़ा। उसका इरादा हवेली के प्रवेश द्वार के सामने सिनेबार स्वीट ऑस्मंथस को रोपने का था। लिन युआन ने सिनबर स्वीट ओस्मांथस को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखा था, क्योंकि उस पर सिनबर ओस्मांथस होवथिया उग रहा था। लिन युआन को अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए वास्तव में सिनेबार ओस्मांथस होवथिया की आवश्यकता थी। चूंकि सिनबर ओस्मांथस होवथिया ने सिनबर स्वीट ओस्मांथस को छोड़ दिया था, लिन युआन परमानंद की शुद्ध भूमि पर मिट्टी डालना चाहता था। सिनेबार स्वीट ओस्मांथस अपने वृक्ष मूल के बिना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हवेली में एक नई फूल प्रजाति के पौधे लगाने से हवेली में भव्यता का स्पर्श जुड़ गया। आसमान में उजाला होने लगा था। जब लिन युआन सोर्स सैंड को दरवाजे के सामने खुदाई करने का निर्देश दे रहा था, तो उसने वेन्यू की आवाज़ सुनी। युवा मास्टर, आप पूरी रात सोए नहीं हैं। आप बैंगनी तिल के मेमने का सूप क्यों नहीं पीते जो लियू जी ने कल रात धीरे धीरे पकाया था? वेन्यू को पता था कि हुक्वान की जीवन शक्ति सुस्ती ने लिन युआन की जीवन शक्ति को फिर से भर दिया था। उस रात वह सो नहीं पाया होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भोर में उसे बागवानी करते हुए पाएगी। वेन्यू रेडियंट मून पैलेस में एक आत्मा परिचित था और उसने तुरंत पहचान लिया कि लिन युआन सिनबर स्वीट ओस्मांथस का पौधा लगाने वाला था। सिनेबार स्वीट ओस्मांथस की कोई उत्कृष्ट प्रजाति नहीं थी। इसे उच्च मध्यम माना जाता था और इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि जब इसका विकास हुआ तो इसमें भारी परिवर्तन हुआ। ओस्मांथस की प्रसिद्ध विलुप्त प्रजाति सिनेबार स्वीट ओस्मांथस का विकसित रूप थी। यहाँ तक कि चंद्र महारानी ने भी झुकते हुए चंद्र पर्वत के बगीचे में कई सिनबर स्वीट ओस्मांथस के पौधे लगाने का फैसला किया था। उनमें से कई ओस्मांथस फेस की उच्चतर श्रेणी तक विकसित हो चुके थे। वेन्यू की याददाश्त के अनुसार लीनिंग मून माउंटेन के बगीचे में सबसे रसीला सिनबर स्वीट ओस्मांथस भी लिन युआन के सिनबर स्वीट ओस्मांथस के आधे भी रसीला नहीं था। लाल रंग के फूलों के गुच्छे पहले से ही मजबूत शाखाओं को नीचे गिरा रहे थे। लिन युआन ने बैंगनी तिल से बने भेड़ के बच्चे के सूप का एक घूंट लिया जो वेन्यू ने उसे परोसा था। जब उसकी स्वाद कलिकाएं मेमने के मांस की ताजगी और बैंगनी तिल के तीखेपन से सराबोर हुईं, तो लिन युआन को अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई। जब उसने सूप निगला तो उसकी नाक पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आईं। लियू जी की बढ़ती पाककला कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हाल ही में लियू जी को औषधीय भोजन पकाना पसंद आया। ताजे पदार्थों से बने औषधीय व्यंजन और औषधीय गुणों से युक्त कुछ पेय पदार्थों का अपना विशेष स्वाद होता था। लिन युआन ने समय देखा और पाया कि अभी सुबह के 6 बजे ही हुए थे। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? लिन युआन ने पूछा। लियू जी आमतौर पर हवेली में सबसे पहले जागने वाले व्यक्ति थे।
वह आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते थे। जब लियू जी सुबह करीब 7:30 बजे नाश्ता बनाना शुरू करती तो वेन यू अपने कमरे से बाहर निकल जाती। वेन यू को वह औषधीय सूप मिला जिसे लिन युआन ने पिया था और उसने धीरे से समझाया, कल रात आपने कहा था कि आपको डुआनहे के बारे में जानकारी चाहिए, इसलिए मैंने हिडन मून पवेलियन में एक आत्मा परिचय से डुआनहे की व्यक्तिगत पत्रिका देखने में मेरी मदद करने के लिए कहा। वेन यू हमेशा अपनी योग्यताओं और स्काई सिटी में अपनी भूमिका के प्रति सजग रहती थी। जब वह रेडियंट मून पैलेस में एक आत्मा परिचारिका थी तो वेन यू ने खुद को बेहद प्रतिभाशाली माना था। एक सृजन गुरु के रूप में उनकी योग्यता के अलावा उन्हें आत्मा परिचारिकाओं के बीच काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। हालांकि लिन युआन के निजी सहायक बनने और लियू जी, लिसन और चूसी को जानने के बाद वेन यू को समझ में आ गया कि शक्ति जन्मजात होती है। चाहे जो भी हो, इसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। इसलिए वेन यू ने मिस्टिक मून के सुझाव को स्वीकार कर लिया था और लिन युआन के निजी गुट की सूचना और संगठनात्मक पहलुओं के प्रबंधन पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। वह शासन के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं थी। तब तक वेन यू काफ़ी दलित हो चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक भी इच्छाशक्ति रून इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुई थी। वेन यू की बात सुनने के बाद लिन युआन को पता चला कि वह कल रात भी सोई नहीं थी। वेन यू, डुआनहे को भर्ती करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? वेन यू ने अपने बयान पर विचार किया। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि डुआनहे को भर्ती करना हमारे लिए अच्छा होगा, वेन यू ने उत्तर दिया। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। स्काई सिटी की स्थापना के बाद से उन्होंने वेन यू जितना योगदान नहीं दिया था। जब नए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनने की बात आती थी तो वेन यू आमतौर पर सबसे सख्त थे। डुआनहे का चरित्र और कौशल प्रभावशाली होना चाहिए यदि वह वेन यू से प्रशंसा छीनने में कामयाब रहे। मुझे बताओ कि तुमने कल रात डुआनहे के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की? वेन यू ने अपने हाथों में व्यवस्थित जानकारी को नहीं देखा। उसने डुआनहे के बारे में सारी जानकारी पहले ही याद कर ली थी। डुआनहे का चरित्र निंदनीय नहीं है। जब वह राजा श्रेणी का था तो वह एक बार स्पिरिट गार्ड्स का कप्तान था। लिन युआन ये सुनकर दंग रह गया कि वह एक स्पिरिट गार्ड कैप्टन था। लिन युआन के माता पिता दोनों ही स्पिरिट गार्ड का हिस्सा थे, इसलिए स्पिरिट गार्ड कैप्टन की उपाधि उसके लिए विशेष अर्थ रखती थी। कोई भी व्यक्ति जो खतरे का सामना करते हुए जीवन की पवित्रता की रक्षा करता था, लिन युआन की पुस्तकों में सम्मान के योग्य था। वे बहुत प्यारे लोग भी थे। लिन युआन ने पूछने से पहले एक पल सोचा, क्या डुआनहे आत्मा रक्षकों के अलावा किसी अन्य गुट का हिस्सा रहा है? वेन यू ने अपना सिर हिलाया। डुआनहे कभी किसी अन्य गुट में शामिल नहीं हुआ। वह एक बार सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों की एक टीम का हिस्सा था। हालांकि वह किसी कारण से चला गया। वह काफ़ी शक्तिशाली है। डुआनहे पानी के प्रकार के फे को अनुबंधित करना पसंद करता है जो हमला करने में कुशल हैं। हिडन मून पवेलियन के रिकॉर्ड के अनुसार 3 साल पहले तक उसके मुख्य फे सुजरेंट मिथाई 6 हेडेड सी डेमन स्नैक और सुजरेंट मिथाई थंडरवेव स्काई कैस्नेल हैं। लिन युआन ने डुआनहे के साथ संगत फेय के नाम सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। जब लिन युआन पहली बार डुआनहे से मिला था तो वह डायमंड एक्स फैंटेसी वी स्वॉर्ड प्लमसी हॉक का इस्तेमाल कर रहा था। न केवल स्वॉर्ड प्लमसी हॉक वेन यू द्वारा डुआनहे के बारे में कही गई बातों से असंगत था, बल्कि यह उसकी मुख्य फेय की टीम में भी मौजूद नहीं था। क्या डुआनहे के पास स्वॉर्ड प्लमसी हॉक नहीं है जो उसके मुख्य परियों में से एक है? वेन यू ने अपना सिर हिलाया। डुआनहे 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के बाद एक और परी को पालने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि उसने 5 साल पहले अनमैचेबल बर्ड से अनुबंध किया था। स्वॉर्ड प्लमसी हॉक अनमैचेबल बर्ड का विकसित रूप हो सकता है। लिन युआन तुरंत समझ गया। बेजोड़ पक्षी उसके मजबूत लाल कांटे और स्रोत बीज के समान ही था। ये भी अपने ठेकेदार के वांछित मार्ग के अनुसार रूपांतरित और विकसित हुआ। रेडियंस फेडरेशन में कुछ ही बेजोड़ पक्षी और स्रोत बीज पाए जा सकते थे। यह कोई स्रोत प्रकार का जीवन रूप नहीं था जो अपने आप में अस्तित्व में था। स्रोत बीजों को आसानी से बकवास समझ लिया जाता था, जबकि अतुलनीय पक्षी को अत्यंत महंगा स्रोत प्रकार का जीवन रूप माना जाता था। ये परी स्रोत प्रकार की वस्तुओं के समान ही मूल्यवान था। लिन युआन को स्वॉर्ड प्लमसी हॉक की क्षमताएं और विशेष कौशल याद आ गए जो उसने ट्रू डेटा पर देखे थे। वह खुद को ये सोचकर दुखी होने से नहीं रोक पाया कि डुआनहे उसे ठीक से विकसित करने में कैसे विफल रहा। यह इतना एकतरफा और कठोर था कि केवल स्वॉर्ड प्लमसी हॉक के आक्रामक पक्ष को ही बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। हालांकि वेन यू ने कहा था कि डुआनहे का एकमात्र मुख्य परी 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप था। लिन युआन को लगा कि डुआनहे इस तरह से स्वॉर्ड प्लमसी हॉक का पोषण करके केवल अपना जीवन अधिक कठिन बना रहा है। एक बहुदिशात्मक समूह हमले ने आयामी दरार में आयामी जीवन रूपों के टुकड़ों को शीघ्रता से इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। लिन युआन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि उसे सत्य मिल गया है। बांस सम्राट ने समुद्री दानव सांप को गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली परी घोषित किया था।
हालांकि सबसे शक्तिशाली होने के कारण समुद्री दानव सांप को अनेक प्रकार के परिणाम भुगतने पड़े। इसके परिणाम समुद्री दानव सांप के ठेकेदार पर डाले जाएंगे। जब भी समुद्री दानव सांप का नया सिर विकसित होता था तो उसे समान गुणवत्ता वाले अन्य परियों की तुलना में दोगुने संसाधनों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती थी। डुआनहे का मुख्य परी एक सुजरेन मिथाई 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप था। इसका मतलब यह था कि डुआनहे ने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप में निवेश किए गए समय में 6 अन्य सुजरेन मिथाई परियों का पालन पोषण किया होगा। लिन युआन की आंखें चमक उठीं। एक और डुआनहे का 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप बहुत शक्तिशाली था। यदि लिन युआन डुआनहे को भर्ती कर सकता है तो वह अपनी गुणवत्ता और क्रूर संपत्ति में बेजोड़ हासिल करेगा। दूसरी ओर 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप का पालन पोषण करना कितना कठिन था, इसके कारण डुआनहे को बहुत गरीब होना पड़ा। ये बढ़िया है, जितना गरीब होगा उतना अच्छा होगा। वह जितना गरीब होगा उससे संसाधनों की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी और मैं उतना ही अधिक खुश रहूंगा। वेन्यू से बात करते समय लिन युआन ने सोर्स सैंड द्वारा खोदे गए गड्ढे में सिल्वर स्वीट ओस्मांथस का पौधा लगाना समाप्त कर दिया था। सिल्वर स्वीट ओस्मांथस की पंखुड़ियां गिरकर पूरी मिट्टी पर बिखर गई थीं और जमीन पर लाल रंग की चादर बिछ गई थी। हवा ओस्मांथस की खुशबू से सराबोर थी। वेन्यू ने जल्दी से एक झाड़ू पकड़ी और गिरे हुए ओस्मेंथस फूलों को हटाना शुरू कर दिया। युवा मास्टर, अब से हम इस सिल्वर स्वीट ओस्मेंथस से अपना स्वयं का मधुयुक्त ओस्मेंथस वाइन बना सकेंगे, वेन्यू ने कहा। लिन युआन कान से कान तक मुस्कुराया। हाँ, ये सिल्वर स्वीट ओस्मेंथस गोल्ड ग्रेड में विकसित होने वाला है। मुझे नहीं पता कि सिल्वर स्वीट ओस्मेंथस जिसका पेड़ का कोर हटा दिया गया था गोल्ड ग्रेड में विकसित होने के बाद नया जीवन शुरू करेगा या नहीं। वेन्यू को पता था कि लिन युआन सिल्वर स्वीट ओस्मांथस की खेती करना चाहता था। युवा मास्टर, मैं बाद में लीनिंग मून माउंटेन से कुछ पौधे और पानी लेकर आऊंगा। फिर मैं इस सिल्वर स्वीट ओस्मांथस को ध्यान से पानी दूंगा, वेन्यू ने कहा। लिन युआन के हाथ में एक क्रिस्टल की बोतल और एक सपाट और साधारण कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। वेन्यू एक क्रिएशन मास्टर थी। उसने तुरंत ही कागज की वस्तु को उत्परिवर्तित कागज तत्व स्रोत प्रकार के जीवन रूप के रूप में पहचान लिया। जब वेन्यू ने क्रिस्टल की बोतल में एम्बर द्रव देखा तो वह दंग रह गई। एम्बर द्रव की एक बूंद ने उसे बचाया था और यही कारण था कि उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का संकल्प लिया था। ये सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत था। जैसे ही लिन युआन ने उसे सामान सौंपा, वेन्यू का दिल जोर से कांप उठा। कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु को छोड़कर वहां सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत की कम से कम 200 बूंदें थीं। एक बूंद पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। शीर्ष गुट इस छोटी बोतल की सामग्री प्राप्त करने की आशा में चंद्र महारानी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करने के लिए झुकते हुए चंद्रमा पर्वत पर आए थे। लिन युआन ने देखा कि वेन्यू सामान प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। ये पेपर एलिमेंटल सोर्स टाइप आइटम आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत की यह बोतल पीते हैं तो आपका शरीर अशुद्धियों से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। एक बार जब आप साफ हो जाते हैं तो आप पेपर एलिमेंटल सोर्स टाइप आइटम को अनुबंधित करने में सक्षम होंगे। फिर आपको आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और पूरी रात जागने से खोई हुई सारी ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए, लिन युआन ने कहा। वेन्यू ने लिन युआन को कई अजीब भावनाओं के साथ देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और लिन युआन से सामान स्वीकार कर लिया। धन्यवाद युवा मास्टर, वेन्यू ने गंभीरता से कहा। सूरज उग चुका था। वेन्यू ने अर्थ रश गोल्डन लोट्स को बुलाया और साथ में सूर्य की रोशनी में स्नान किया। लिन युआन रसोई की ओर गया और उस सूप की जांच की जो लियू जी ने उसके लिए पकाया था। लियू जी आमतौर पर भोजन बनाते समय रसोई में एक अलग सूप तैयार करते थे। जब भी खाना पकाने में सूप का ये बर्तन खत्म हो जाता, लियू जी उसमें और सूप डाल देते। लिन युआन सूप का जार पका रहा था जिसे तैयार करने में लियू जी ने कल रात विशेष सामग्री का उपयोग करके उसकी मदद की थी। सूप का ये जार लिन युआन के खाना पकाने के कौशल का परिणाम था, क्योंकि उसने कुछ समय तक रसोई में कदम नहीं रखा था। वेन्यू ने क्रिस्टल की बोतल और कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु पर अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक तेज हवा का झोंका आया। हवा के उस झोंके के साथ ओस्मांथस फूलों की वर्षा हुई। ओस्मांथस का एक फूल वेन्यू के बालों पर गिरा। वेन्यू ने अपने बालों से ओस्मेंथस फूल तोड़ा और देखा कि पंखुड़ियों पर सूक्ष्म निशान थे। यद्यपि फूल पेड़ से गिर चुका था, फिर भी उस पर पेड़ के विकास के निशान अभी भी मौजूद थे। वेन्यू ने फूल और हाथ में रखे कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु के बीच देखा। वेन्यू के मन में एक सपना पनप रहा था। वेन्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा, काश मैं आपकी और स्काई सिटी की सभी यादों से उकेरा हुआ एक श्वेत पत्र बन सकता। वेन्यू ने दबी आवाज में कहा, और हवा अभी भी सीटी बजा रही थी। शायद सिर्फ सिनेबार स्वीट ओस्मांथस ने ही उसकी बात सुनी होगी। अगर मैं कागज बन सकता तो मेरे सामने की तरफ घोषणाएं प्रदर्शित होती, जबकि पीछे की तरफ रहस्य भरे होते। इस बार वेन्यू ने जोर से बात की।
इससे पहले कि उसके शब्द समझ में आते, वह बेहोश हो गई। एक पारदर्शी कागज के आकार का इच्छाशक्ति रून वेन यू के दिमाग में प्रकट हुआ और वेन यू के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से घूमने लगी। डॉट 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 मिस्टिक मून ने अपनी बाँह आगे बढ़ाई और चॉपस्टिक में रखे खाने को देखा। उसे लगा कि डिश में कुछ खास नहीं था, लेकिन चाकू का काम बढ़िया था। सभी साधारण खाद्य पदार्थों में पुराने सूप का स्वाद था। पुराने सूप का स्वाद ही वह अंतिम स्पर्श था जिसने इस व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बना दिया। यदि यह 1 वर्ष पहले की बात होती तो मिस्टिक मून को कभी विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति नए वर्ष के अवसर पर चंद्र महारानी के लिए घर का बना खाना बनाएगा। यद्यपि चंद्र महारानी को सभी प्रकार का भोजन पसंद था, फिर भी वह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चयनशील थी कि उसके मुंह में क्या जाए। चंद्र महारानी के मुंह में साधारण बर्तन जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अब वह इन सामान्य व्यंजनों का आनंद लेते हुए मुस्कुरा रही थी। कोल्ड मून का सामान्य ठंडा चेहरा भी पिघल गया था जब उसने चूसी द्वारा उसके लिए लाए गए सूप को पी लिया था। अब मिस्टिक मून की शिष्य पाने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। अचानक उसे उस युवा लड़की की याद आई जिसका उसने कभी मार्गदर्शन किया था। जब वे खाना खा चुके तो चंद्र महारानी ने लिन युआन से कहा, छोटे युआन, मिस्टिक मून नए साल के बाद 7वें दिन महाद्वीप छोड़ देगा। अंतरिक्ष सुरंग 15 तारीख से पहले स्थापित की जाएगी। पहले मैंने आपको सलाह नहीं दी थी क्योंकि स्पिरिट वुड फेडरेशन में जाने से पहले आपके पास बहुत समय था। अब मुझे आपको अत्यंत गंभीरता से बताना होगा कि बाहरी इलाकों में सभी जगहें रेडियंस महाद्वीप से पूरी तरह से अलग होंगी। आपको जहां भी जाना है वहां शांत रहना होगा। लिन युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो गुरुजी। भले ही लिन युआन ने रसातल आयामी दरार में रहने के बाद विदेशी स्थानों के खतरों को नहीं समझा था, लेकिन उसने निश्चित रूप से विकसित जल दुनिया आयामी दरार में अपने अनुभव से सीखा था कि विदेशी गुटों का सामना करने में उसे क्या करना चाहिए। चंद्र महारानी ने लिन युआन की बातों को ध्यान में लिया और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ समस्याओं में मदद करूं? चंद्र महारानी की निगाहों में शीतलता और जानलेवा इरादे की झलक दिखाई दी। लिन युआन जानता था कि चंद्र महारानी जेंग परिवार की बात कर रही थी, क्योंकि उसके जीवन में कोई अन्य समस्या नहीं थी। चंद्र महारानी ने पहले भी उसे एक बार प्रस्ताव दिया था। उसे फिर से पूछना पड़ा क्योंकि जेंग परिवार आगे बढ़ने वाला था। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर, अगर मैं इसे खुद नहीं संभाल सकता तो मैं आपको ढूंढूंगा। चंद्र महारानी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से लिन युआन के सिर को सहलाया और फिर लिन युआन के गले में बहते हुए बादल मोम के साथ चरम टोकन रख दिया। मैंने पहले ही एक्सट्रीम टोकन को मूनलाइट डोमेन से भर दिया है। जब आप खतरे में हों तो इसे सक्रिय करने में संकोच न करें। लिन युआन ने अपना सिर नीचे करके अपने गले में लटके एक्सट्रीम टोकन को देखा। उसे महसूस हुआ कि एक्सट्रीम टोकन में कुछ अलग था, हालांकि वह ये नहीं बता सके कि अंतर कहाँ था। डॉट 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 रेडिएंट मून पैलेस में फैली खुशियों के विपरीत जेंग परिवार की जागीर में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जेंग जियांगलियू और जेंग वेनबो एक तरफ खड़े होकर मुख्य सीट पर बैठे सादगी पसंद युवक को घूरने लगे। चिमनी में प्रचंड आग जलने के बावजूद जेंग जियांगलियू और जेंग वेनबो को एक ठंडक महसूस हुई जो उनकी हड्डियों के भीतर गूंज रही थी। आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी चेंगू अपना सिर नीचे करके फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे। उन्हें मुख्य सीट पर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज करने का डर था। उसे याद ही नहीं रहा कि वह कितनी देर से घुटनों के बल बैठा था। बी चेंगू ने घुटनों के बल बैठकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए इस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के पैर पहले ही सुन्न हो चुके थे। मुख्य सीट पर बैठे युवक ने उपहास किया। घुटनों के बल बैठा बी चेंगहू कांप उठा और उसकी आंखों में भय और गहरा हो गया। बी चेंगहू के शाही राजधानी में आने का मुख्य कारण ये था कि उसे पता नहीं था कि जेंग परिवार की तीसरी वंशावली, जो उसे और आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करती आ रही थी, अचानक उसे क्यों नजरअंदाज कर रही थी। उन्हें जेंग परिवार के मुख्य सदस्य जेंग परिवार के श्रद्धेय द्वितीय युवा मास्टर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यदि यह कोई और समय होता तो बी चेंगू दूसरे युवा मास्टर जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के अवसर पर बहुत खुश होता। लेकिन अब जब बी चेंगू को पता चल गया था कि आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने परेशानी खड़ी कर दी है, तो वह जेंग जियांगलियू की पैनी निगाहों से बचने के लिए फर्श की दरार में छिपने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि बी चेंगहू दूसरे युवा मास्टर से और भी अधिक भयभीत था, जिसने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली थी। जेंग जियांगलियू ने जेंग कायुआन को देखा और संकोच से कहा, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे युवा मास्टर? जेंग कायुआन ने अपना हाथ जोर से मेज पर पटक दिया। उसने अपनी बाहों में छोटे काले और सफ़ेद साबल को चौंका दिया। ये जेंग कायुआन की खिलती हुई आस्तीन में सुरंग बना रहा। मैं क्या सोचता हूँ? चलो जेंग परिवार की तीसरी वंशावली के जियाओ हानजोंग की मौत को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि मेरा संरक्षक अब अपने अंतिम चरण में है, बहरे और गूंगे होने की बात तो दूर की बात है।
जेंग परिवार की तीसरी वंशावली वास्तव में पूछ रही है कि मैं क्या सोचता हूँ। जेंग कायुआन एक घमंडी कुलीन व्यक्ति की तरह बोल रहा था जो अपने अधीनस्थों को डांट रहा था। उसके लहजे से पता चल रहा था कि वह जेंग परिवार की तीसरी वंशावली को अपने परिवार का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानता था। जेंग वेनबो पहले से ही डरकर चुप हो चुका था। वह जेंग जियांगलियू के पीछे झुका हुआ खड़ा था। जेंग जियांगलियू के चेहरे पर काफ़ी कड़वाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर छिपा था। जेंग जियांगलियू ने हार मानते हुए कहा, दूसरे युवा मास्टर, हम इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर तटीय इलाकों से संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। तीसरा वंश इस व्यवसाय का केवल 20% मांगता है। आप बाकी 80% ले सकते हैं। जेंग कायुआन की तेज नज़र जेंग जियांगलियू में घुस गई। तीसरा वंश अब लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्वामित्व वाले तटीय समुद्र पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि उसने बहुत समय से इसके लिए योजना बनाई हुई है। हे, ऐसा लगता है कि तीसरा वंश मुझसे कई बातें छिपा रहा है। जेंग जियांगलियू का शरीर जम गया। तीसरी वंशावली आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती, दूसरे युवा गुरु। अब से जब भी तीसरी वंशावली की बात होगी तो आप ही अंतिम निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि मैं चुना जाऊंगा। जेंग जियांगलियू ने मन ही मन सोचा, सिर्फ जियाओ हानजोंग और मैं ही इंडिगो एज्योर सिटी के तटीय समुद्र में पाए गए सिब्यूरियल लोटस फ्लावर के बारे में जानते हैं। जियाओ हानजोंग ने उन सभी लोगों का ख्याल रखा था जो जानते थे। जेंग वेनबो को भी विवरण के बारे में पक्का पता नहीं है। चूंकि जियाओ हानजोंग की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं ही एकमात्र व्यक्ति बचा हूं जो जानता है। अब जब किसी ब्यूरियल लोटस फ्लावर मर चुका है, मुझे ये जानकारी अपने पास ही रखनी होगी, अगर यह मेरा आखिरी काम है। अगर दूसरे युवा मास्टर को सिब्यूरियल लोटस फ्लावर के बारे में पता चल जाता है, तो वह तीसरी वंशावली को जरूर दंडित करेगा। जियाओ हानजोंग जेंग परिवार की तीसरी वंशावली में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। जियाओ हानजोंग मर चुका था, इसलिए तीसरा वंश अब 4 वंशों में सबसे कमजोर कड़ी बन गया था, जो शुरू में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। जेंग जियांगलियू को तीसरे वंश के लिए समर्थन का एक विश्वसनीय स्रोत खोजने की आवश्यकता थी, भले ही समर्थन का नया स्रोत एक भयानक बाघ से भी अधिक लालची हो। जेंग कायुआन ने जेंग जियांगलियू पर नजर डाली। चूंकि तीसरी पीढ़ी मेरा साथ देना चाहती है, इसलिए उन्हें तटीय समुद्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अन्य मामले महत्वहीन हैं, मुझे मुनाफे का 90% चाहिए। जेंग जियांगलियू ने अपने दांतों को इतनी जोर से रगड़ा कि वे लगभग टूट गए। जेंग कायुआन के ठंडे चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। उसने जेंग जियांगलियू को तिरछी नज़र से देखा और हल्के से कहा, क्या हुआ तीसरे अंकल? क्या आप मुझसे असहमत हैं? जेंग जियांगलियू के दांत कांपने लगे। कंपन इतना तेज था कि उसे खून का स्वाद महसूस हुआ। उसने अपने पीछे खड़े जेंग वेनबो को खींचा और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। आपके विचार हमेशा सर्वोत्तम होते हैं, द्वितीय युवा मास्टर। घुटनों के बल बैठा जेंग जियांगलियू मन ही मन अनुमान लगाने लगा। पिछले कुछ दिनों से चांद चमक रहा है। सघन चांदनी ने इंडिगो एज्योर सिटी के तटीय समुद्र को रोशन कर दिया है। ये वही जगह है जहां मैंने जियाओ हानजोंग को नकाबपोश युवक को मारने के लिए भेजा था। हालांकि यह अनुमान भयावह था और जेंग जियांगलियू ने इसमें ज़्यादा गहराई से उतरने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पिछले 2 सप्ताह में जेंग परिवार को किसी भी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा था, फिर भी जेंग जियांगलियू ने सोचा कि सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होगा। यदि जेंग परिवार किसी अछूत व्यक्ति के साथ अन्याय करता, तो दूसरे युवा मास्टर का समर्थन करने वाला मियाओ परिवार भी आग की लपटों में घिर जाता। शीर्षगुट, जो कि मियाओ परिवार था, जलकर राख हो जाएगा। जब जेंग कायुआन ने जेंग जियांगलियू की प्रतिक्रिया सुनी, तो उसने जेंग जियांगलियू की ओर अहंकार से देखा, लेकिन उसे दोबारा संबोधित नहीं किया। इसके बजाय वह भी चेंगू की ओर देखने लगा, जो गायब होने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। स्रोत लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इतना कुछ करने में सक्षम हैं, जेंग कायुआन ने कहा। जेंग कायुआन की आंखों में गंभीरता का भाव था। हालांकि जेंग कायुआन घमंडी था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने परिस्थितियों को समझने के लिए इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन से भी संपर्क किया था। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन के पास जेंग कायुआन की कई यात्राओं के बाद वह केवल स्काई सिटी नाम का पता लगाने में कामयाब रहा। वह स्काई सिटी की शक्ति के बारे में अनभिज्ञ था। एक मुकाबले के बाद, जिसमें 2 सम्राट श्रेणी के योद्धाओं को मारने की शक्ति थी, जेंग कायुआन उनकी उपेक्षा नहीं कर सका। बी चेंगहू ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि जेंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर उससे इतने अपमानजनक तरीके से बात करेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरा युवा मास्टर बी चेंगहू से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप से ही बात कर रहा था। बी चेंगहू, जो ये सोचता था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अच्छी तरह से जानता है, ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। जब बी चेंगहू संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से जेंग कायुआन ने बाहर बुला लिया। थर्ड अंकल ने बताया कि तुम्हारा नाम बी चेंगू है। कितना बोल्ड नाम है।
मुझे पता है कि तुम थर्ड अंकल के पास संसाधन के लिए आए हो। चाहे वह तुम्हें कुछ दे या न दे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम इच्छुक हो? बी चेंगहू, जिसके पैर पहले से ही सुन्न थे, ने मान लिया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। बी चेंगू की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, मैं तैयार हूँ। अगर आप आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद करने को तैयार हैं तो हम बदले में आपके लिए कुछ भी करेंगे। झेंग कायुआन ने मुख्य सीट के आर्मरेस्ट पर दस्तक दी। जब तक आयामी दरार बंद रहेगी, सभी जानवरों को अपने पंजे छुपाने चाहिए। अपने दांत दिखाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि झेंग परिवार निष्क्रिय नहीं रह सकता। बी चेंगू, मैं तुम्हें वह विलासिता संसाधन दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि तुम लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निचोड़कर सूखा दो। बी चेंगहू इस अप्रत्याशित आश्चर्य से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने खुशी खुशी द्वितीय युवा मास्टर को धन्यवाद दिया। झेंग जियांगलियू ने परेशान निगाहों से बी चेंगहू की ओर देखा। अब जब उसने दूसरे युवा मास्टर के साथ संबंध स्थापित कर लिया था, तो बी चेंगहू झेंग जियांगलियू के समान स्तर पर खड़ा हो सकता था और अब उसे आज्ञाकारी कुत्ते की भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि झेंग जियांगलियू की बेचैनी कम हो गई है। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित वाटरवर्ल्ड की छोटी लड़की बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई। किम के गुस्से भरे मेट गाला पल ने इंटरनेट को चौंका दिया। यद्यपि यह मामला झेंग परिवार की तीसरी वंशावली से उपजा था, लेकिन वे तटीय समुद्र के संसाधनों की पेशकश करके खुद को इस गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब रहे। झेंग जियांगलियू को केवल तटीय समुद्री संसाधनों के विकास और मुनाफे में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। झेंग कायुआन सभी समस्याओं को संभालेगा। झेंग कायुआन के शब्दों को पढ़कर वह लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के गुट से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लिन युआन और चूसी ने रेडियंट मून पैलेस में नया साल मनाया। अगले दिन वे हवेली में वापस आ गए। हवेली में वापस आकर लिन युआन और बाकी लोगों ने एक साथ मिलकर डिनर किया। पहले उन्होंने दोपहर में शॉपिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन साल की पहली बर्फबारी आ गई। बर्फ बहुत भारी थी। उसने रॉयल कैपिटल को सफ़ेद हंस के पंखों के कंबल की तरह ढक लिया था। द रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन के पौधे और सिनेबार स्वीट ओस्मांथस बर्फ की मोटी परत से ढक गए थे। समूह ने देखा कि बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई है और उन्होंने खरीदारी करने की योजना को त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने लियू जी के साथ कई तरह के जटिल व्यंजन बनाए। आसमान से गिरती बर्फ ने लिन युआन को अच्छा एहसास कराया। बर्फ एक अच्छा शगुन थी जो गर्म और स्वस्थ वसंत का संकेत थी। बर्फ से यह आशा बंधी थी कि आने वाला वर्ष सुखद रहेगा। चूसी हमेशा से शांत स्वभाव की थी, हालांकि अब वह बेचैन हो गई थी। वह बस यही सोच रही थी कि कल ऑल स्टार मैच देखने जाऊंगी। लिन युआन ने महसूस किया कि चूसी उस समय जीनियस और चिमी की तुलना में अधिक जीवंत थी। उसने चूसी को अपने चारों ओर घूमते देखा। लिन युआन को पता था कि चूसी को उससे कुछ कहना है, इसलिए उसने सोफे पर अपने बगल की सीट थपथपाई और कहा, घूमना बंद करो। तुम मुझे चक्कर में डाल रहे हो। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। चूसी ने खुद को लिन युआन के बगल में खड़ा किया और खिलखिलाकर हंसने लगी। बड़े भाई, कल ऑल स्टार मैच में एक चुनौती मैच हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मुझे चुना जाएगा, इसलिए मैं आज वर्जा बटरफ्लाई को फैंटेसी ब्रीड में विकसित करना चाहती हूँ। लिन युआन ने प्यार से चूसी की नाक पर चुटकी ली और कहा, तुम इतने अंधविश्वासी कब हो गए? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम छठी इंद्री पर भरोसा कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे भी चुन लिया जाएगा। लिन युआन ने चूसी को उसके सिर के ऊपर बिखरे बालों को दबाने में मदद की और कहा, अगली बार जो भी तुम सोच रहे हो उसे कहने में संकोच मत करना। चलो डिनर के बाद ट्रेनिंग रूम में वर्जा बटरफ्लाई को फैंटेसी ब्रीड में विकसित करते हैं। मैंने तुम्हारी तीसरी परी भी तैयार कर ली है। हुक्वान, जो एक तरफ खड़ा था, उसने जेड बनावट वाले तार पकड़ रखे थे और धातु आध्यात्मिक सामग्री से बने शेल्फ पर स्काई सिटी का विशेष मुखौटा तैयार कर रहा था। जब उसने लिन युआन और चूसी के बीच बातचीत सुनी तो हुक्वान ने अपने होंठ बंद कर लिए। लिन युआन कितना पाखंडी है। उसने अपनी बहन से कहा था कि वह अपनी छठी इंद्री पर विश्वास न करे, फिर भी वह वही करता है। अगर ऐसा है तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही चुना जाएगा। चूसी ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया और लिन युआन के साफ सुथरे बालों को बिखेर दिया, फिर अपनी जीभ बाहर निकाली और लियू जी के साथ खाना पकाने के लिए रसोई में भाग गई। लिन युआन ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और आह भरी। ये छोटा बच्चा बहुत ही उतावला हो रहा है। जैसे ही उसने बात की, हुक्वान ने देखा कि लिन युआन के होठों पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई थी। खाने पर बैठने से पहले लिन युआन ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो स्काई सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये डुआन ही की भर्ती के बारे में था। लिन युआन ने मास्टर डुआन ली, वान फुक्सियांग और स्ट्रीम इन द क्लाउड के साथ ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से मौलिक मोती भेजे थे।
एकमात्र अपवाद डुआनहे के मौलिक मोती थे। व्यापार को तुरंत आगे बढ़ाने के बजाय लिन युआन ने डुआनहे को नए साल के बाद आने के लिए कहा। वह डुआनहे की जानकारी को देखने के लिए खुद को कुछ समय देना चाहता था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि वेन्यू इतना कुशल होगा। उसने एक ही रात में डुआनहे की सारी जानकारी एकत्र कर ली थी। अब जबकि लिन युआन ने डुआनहे की जानकारी को अच्छी तरह से जांच लिया था, उसने डुआनहे को स्काई सिटी में खींचने का इरादा किया। इस प्रकार लिन युआन उसे भर्ती करने की पहल करने का विरोध नहीं कर रहा था। लिन युआन ने डुआनहे का संपर्क विवरण प्राप्त कर लिया था। स्टार वेब पर डुआनहे को मित्र के रूप में जोड़ने के अलावा डुआनहे ने अपना फ़ोन नंबर भी भेजा था। लिन युआन ने डुआनहे का फ़ोन नंबर चेक किया और उसे डायल किया। फ़ोन लगभग 1 मिनट तक बजता रहा। जब लिन युआन ने सोचा कि कॉल नहीं लग पाएगी तो डुआनहे ने फ़ोन उठाया। लिन युआन को एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो सीटी बजने वाली हवा जैसी थी, और उसके साथ मजबूत घोड़ों के झुंड की हिनहिनाहट और बिजली की तेज चमक भी थी। आवाज़ों से लिन युआन को पता चल गया कि डुआनहे हत्या करने निकला है। नमस्ते, ये कौन है और आप क्या चाहते हैं? यदि आप कुछ घटिया स्पिरिट सामग्री का प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप अभी फ़ोन काट दें। मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं कि मैं जो भी बकवास सामान आप बेच रहे हैं उसे खरीद सकूं। लिन युआन ने डुआनहे को जोर से चिल्लाते हुए सुना, थंडरवेव स्काई कैच स्नेल 8000 बिजली के हमलों का उपयोग करें। डुआनहे को उम्मीद नहीं थी कि वह, एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ, इन स्थूल वर्ग 3 जल विश्वआयामी जीवन रूपों द्वारा फंस जाएंगे। उसका शरीर वर्ग 3 के जलीय विश्वआयामी जीवों द्वारा उगले गए चिपचिपे तरल पदार्थ से ढका हुआ था, जिससे उसे चक्कर आ रहा था। इस प्रकार डुआनहे इस अजनबी के फ़ोन कॉल पर भड़कने से खुद को रोक नहीं सका। लिन युआन ने जब डुआनहे को फ़ोन किया था तो उसे इस तरह की फटकार का अनुमान नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अब स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती नहीं चाहते हैं? लिन युआन ने पूछा। लिन युआन ने तुरंत फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद लिन युआन ने फ़ोन नहीं रखा। 3 सेकंड से भी कम समय बाद लिन युआन का फ़ोन बज उठा। लिन युआन ने फ़ोन उठाने से पहले लगभग 1 मिनट तक इंतजार किया। जब उसने फ़ोन उठाया तो लिन युआन ने डुआनहे की शर्मिंदा और माफ़ी मांगने वाली आवाज़ सुनी। सर, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। मुझे आध्यात्मिक सामग्री बेचने की कोशिश करने वाले विक्रेताओं से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मुझे लगा कि यह फिर से हो रहा है। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को हमेशा दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों की प्रचुरता की आवश्यकता होती थी, और उनमें से कई लोग नीलामी घरों और दुकानों पर अपना संपर्क विवरण छोड़ देते थे जहां से उन्होंने आध्यात्मिक सामग्रियां खरीदी थीं। जब भी इन स्थानों पर कीमती वस्तुएं होती थीं तो उनके पास विशेष कर्मचारी होते थे जो सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से संपर्क करते थे। अधिकांश सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ ऐसी सेवा पाकर खुश थे। इन व्यवसायों द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक सामग्रियां अधिकांशतः उन वस्तुओं से मेल खाती थीं जिन्हें सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों ने पहले खरीदा था। इन व्यवसायों में सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को परेशान करने का साहस नहीं होगा। हालांकि डुआनहे एक अपवाद था। डुआनहे की जेब खाली थी। वह 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप को पालने के लिए अपने अंग दान करने के करीब था। उसने अपने पास मौजूद हर पैसा अपनी तलवार पर खर्च कर दिया। इस प्रकार डुआनहे को तब बहुत दुख होता था जब भी व्यवसायी उसे ऐसी वस्तुओं का प्रचार करते थे जिन्हें वह खरीदना चाहता था। डुआनहे को उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन पर बात करने का उसका तरीका चंद्र महारानी के शिष्य को नाराज कर देगा। चंद्र महारानी के शिष्य के पास भी स्वर्गीय युवती स्तर के मौलिक मोती थे जिनकी डुआनहे को अत्यंत आवश्यकता थी। डुआनहे नए साल के दौरान आराम करने के लिए घर नहीं लौटा था क्योंकि वह अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहता था जिसका उपयोग वह लिन युआन के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के लिए व्यापार करने के लिए कर सकता था। कुछ दिन पहले डुआनहे आध्यात्मिक सामग्री के लिए बेताब था और उसके पास कुछ खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने स्रोत प्रकार की वस्तुओं को खर्च कर दिया जिसे उसने शुरू में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के लिए व्यापार करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था जिसके कारण डुआनहे नए साल पर इतनी मेहनत कर रहा था। डुआनहे ने यह मान लिया था कि लिन युआन या तो नाराज होकर उसे नज़रअंदाज कर देगा या फिर तय किए गए सौदे को पूरा कर लेगा। इसके बजाय लिन युआन ने कहा, यह कैसा रहेगा? आपको स्टार वेब पर मेरे स्टोर पर आने का समय निर्धारित करना चाहिए। मैंने आपके लिए एक एक्सेस कंट्रोल छोड़ा है। चलो आमने सामने बात करते हैं। लिन युआन के शब्दों से डुआनहे को यह महसूस हुआ कि लिन युआन उसे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के सौदे से कहीं अधिक के लिए खोजना चाहती थी। डुआन ने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरे भतीजे ने समूह में कही गई बात के बारे में है? लेकिन कुछ दिन हो चुके हैं और जब मैं उसके ठीक बगल में था तब भी उसने कुछ नहीं कहा। जिस तरह से उसने उन फ्लोटिंग लाइफ मोतियों को लापरवाही से फेंका, उससे लगता है कि वह एक उदार व्यक्ति होगा। मुझे नहीं लगता कि वह बदला लेने वाला व्यक्ति है। डुआन ने कक्षा 3 के जल विश्व आयामी दरार को देखा जिसे उसने लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया था।
मैं 10 मिनट में आपके स्टोर पर पहुंच जाऊंगा। लिन युआन ने फ़ोन काट दिया। उसने डुआनहे को भर्ती करने का इरादा इसलिए जाहिर कर दिया था क्योंकि वह एक तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीति 1000 परत वाली योजना का इस्तेमाल करना चाहता था। वह डुआनहे को तैयारी करने और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए समय देना चाहते थे। यदि डुआनहे को स्काई सिटी में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं होती, तो लिन युआन उसे भर्ती नहीं कर पाता चाहे वह कुछ भी पेशकश करे। हालांकि अगर डुआनहे स्काई सिटी में शामिल होना चाहता था, तो लिन युआन परत दर परत अपने दांव का निर्माण करने में सक्षम होगा, जो तब तक दबाव बनाए रखेगा जब तक कि यह उस सीमा तक न पहुंच जाए जो डुआनहे को स्काई सिटी में शामिल होने के लिए राजी कर ले। ये 1000 परत योजना का सार था। लिन युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन करने से पहले अपनी मुद्रा को सीधा किया और डुआनहे का इंतजार करने के लिए परचेज विद नो लॉस स्टोर में प्रवेश किया। लिन युआन ने डुआनहे का इंतजार करते हुए भौहें से कुढ़ीं। वह इस बात पर गहराई से सोच रहा था कि डुआनहे को भर्ती करने के लिए उसे किस तरह के दांव दिखाने चाहिए। लिन युआन के बैठने के कुछ ही देर बाद डुआनहे की आकृति दरवाजे पर प्रकट हुई। जब लिन युआन ने डुआनहे को देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। डुआनहे के आगमन ने संकेत दिया कि लिन युआन की 1000 परत योजना पहले ही आंशिक रूप से सफल हो चुकी थी। डुआनहे लिन युआन के इरादे को जानते हुए भी आया था, जिससे पता चलता है कि वह दिलचस्पी रखता था। भले ही डुआनहे इस विचार के विरोधी थे, लेकिन ये कोई कड़ा विरोध नहीं था। बातचीत की गुंजाइश थी। डुआनहे ने देखा कि लिन युआन वैसा ही दिख रहा था जैसा वह इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर निर्जन द्वीप पर था। वह अभी भी राजसी आकाश नगर उत्कीर्णन के साथ अजीब मुखौटा पहने हुए था। स्टोर में सिर्फ लिन युआन और डुआनहे ही मौजूद थे। डुआनहे लिन युआन के पास गया और बोला, सर, मेरा भतीजा रिकलू स्टडी सिर्फ बकवास कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस बदमाश ने बड़ों की बातचीत सुन ली थी। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और उदारता से कहा, मुझे ऐसी बातों से कोई ऐतराज नहीं है। कहीं भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये लीजिए, ये 10 पवन प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं, जिनकी शुद्धता 98% है। हम जिस कीमत पर सहमत हुए थे, वह एक मौलिक मोती के लिए 2 स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं। डुआनहे को लिन युआन के शब्दों से चुभन महसूस हुई, लेकिन उसके अंग सुन्न हो गए। उसने जल्दी से लिन युआन के साथ व्यापार करने के लिए 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं निकालीं। डुआनहे ने अभी अभी कक्षा 3 जल विश्वआयामी दरार से 20 स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से 3 को पुनः प्राप्त किया था। चाहे डुआनहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन युआन अन्य शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स की तुलना में बहुत कम कीमत की पेशकश कर रहा था। कम से कम उसे उन अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक अवयवों की खोज में किए जाने वाले भारी प्रयास को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्हें शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स चाहते थे। लिन युआन को डुआनहे द्वारा प्रस्तावित 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं तुरंत प्राप्त नहीं हुईं। वरिष्ठ डुआनहे, यदि आप स्काई सिटी में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो आपको इन 10 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लिन युआन ने गंभीरता से कहा। जब डुआनहे ने पहली बार लिन युआन का प्रस्ताव सुना था, तो उसने सहज रूप से उसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन बाद में उसे अपने निर्णय के विरुद्ध एक हल्की सी लहर महसूस हुई। डुआनहे जानता था कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था। लिन युआन के गुट में शामिल होकर वह निस्संदेह चंद्र महारानी के करीब पहुंच जाएगा। हालांकि किसी गुट में शामिल होने के न केवल लाभ थे, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी अधिक था। उसे कई ऐसे साथी भी मिलेंगे जिनका जीवन उस पर निर्भर होगा। डुआनहे को जिस भावना से सबसे अधिक नफरत थी, वह थी अपने साथियों को अपने सामने मरते हुए देखना। यही कारण था कि डुआनहे ने उस एक मिशन के बाद स्पिरिट गार्ड्स को छोड़ दिया था और एक मुक्त आत्मा क्यूई पेशेवर बनने का फैसला किया था। इस प्रकार डुआनहे ने निर्णय लिया कि सौदा तो सौदा ही था। लिन युआन ने देखा कि डुआनहे ने अपना हाथ वापस नहीं लिया था, जिसका अर्थ था कि उसकी पहली भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। इसलिए लिन युआन ने अपनी पेशकश की दूसरी परत फेंक दी। यदि आप स्काई सिटी में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो स्काई सिटी आपको हर बार एक संगत और मूल्यवान कांस्य प्रदान करेगा जब भी आप एक इच्छाशक्ति रून को समझेंगे। डुआन, उसने फिर अपना सिर हिलाया। उसने इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था, लेकिन उसे अकेले ही एक मूल्यवान कांस्य को खोजने के लिए थोड़े समय और प्रयास की आवश्यकता थी। एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में चुनौती संगत कांस्य को खोजने की नहीं थी, बल्कि चुनौती ये थी कि कांस्य को मिथक नस्ल के अनुरूप कैसे विकसित किया जाए। डुआनहे को केवल क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से निजी तौर पर एक संगत कांस्य बनाने के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता थी। दोबारा अस्वीकार किए जाने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और कांस्य पौराणिक स्वर्ण पर्दा चपरासी को बुलाया। जिस क्षण चमकदार गोल्डन कर्टेन पेयोनीज सुनहरे पर्दे वाले चपरासी दिखाई दिए, डुआनहे की नज़र बदल गई। डुआनहे ने मान लिया था कि लिन युआन ने जिन कांस्य का जिक्र किया है, वे ज़्यादा से ज़्यादा कांस्य महाकाव्य होंगे। उसने लिन युआन के पास कांस्य किंवदंती होने की उम्मीद नहीं की थी।
डुआन वह उपयुक्त कांस्य महाकाव्य फेय पा सकता था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने दम पर कांस्य पौराणिक फेय प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि जब इसे क्लास 4 क्रिएशन मास्टर द्वारा पोषित किया गया, तब भी कांस्य लीजेंड फे के उत्पादन की बहुत कम संभावना थी। ये कहा जा सकता है कि केवल कक्षा 5 के सृजन मास्टर ही कांस्य लीजेंड फेयर्स का पोषण कर सकते हैं। डुआन ने खुद से पूछा, क्लास 5 के 3 महान क्रिएशन मास्टर्स मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम हैं। मुझे उनमें से किसी से भी संपर्क करने का अधिकार नहीं है, और न ही उनसे मेरी इच्छाशक्ति रून के साथ संगत फे बनाने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। डुआन हे ने लिन युआन के प्रस्ताव के व्यवहारिक लाभों पर विचार करते हुए सांस रोक ली। डुआन के पास अब उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। लिन युआन ने डुआन हे के व्यवहार को देखा और जान गया कि उसने डुआन हे को अपनी पेशकश की दूसरी परत से आकर्षित कर लिया है। अब उसे सौदा पक्का करना था ताकि डुआन हे तुरंत स्काई सिटी में शामिल होने के लिए सहमत हो जाए। किसी गुट द्वारा किसी विशेषज्ञ की भर्ती करते समय भारी मात्रा में संसाधनों का त्याग करना सामान्य बात थी। यहाँ तक कि अविश्वसनीय रूप से धनी उभरते गुटों को भी राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की भर्ती करने के लिए उनकी जेबें भरने की जरूरत पड़ती थी। राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को स्वेच्छा से उनके साथ शामिल होने के लिए राजी करने का यही एकमात्र तरीका था। लिन युआन अब एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ की भर्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह डुआन हे को संसाधनों से नवाजने के लिए तैयार था। यदि डुआन हे उसके गुट में शामिल होने को तैयार होता, तो डुआन हे भी लिन युआन के संसाधनों के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बन जाता। यह एक जीत वाली स्थिति थी। लिन युआन ने एक क्षण विचार किया और फिर बिना डुआन हे से एक शब्द कहे प्रसाद की तीसरी परत फेंक दी। वरिष्ठ डुआन हे, मैंने सुना है कि आप आध्यात्मिक सामग्री इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि आपने एक समुद्री दानव सांप से संपर्क किया है। क्या ये सुजवेंट मिथाई 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप है? यदि ऐसा है, तो आप जो भी संसाधन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अंततः इसके द्वारा खाए जाएंगे। आपको इसे मिथक 2 तक विकसित करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह एक नया सिर उगाएगा और 7 सिर वाला समुद्री दानव सांप बन जाएगा। मिथक 3 तक विकसित होने के लिए 7 सिर वाले समुद्री दानव सांप को बहुत अधिक कानूनी शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे आश्चर्य है कि मिथक 2 से मिथक 3 तक 7 सिर वाले समुद्री दानव सांप को विकसित करने के लिए पर्याप्त कानूनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। डुआन हे को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन युआन को उसके संसाधनों की आवश्यकता के बारे में कितनी अच्छी जानकारी थी। लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था। लिन युआन के लिए पूरे रेडियंस महाद्वीप में किसी भी रहस्य को उजागर करना आसान था। पौराणिक हिडन मून पवेलियन में स्पिरिट गार्ड से भी अधिक रहस्य छिपे हुए थे। डुआन हे का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा समुद्री दानव सांप का पालन पोषण करना था। समुद्री दानव सांप पहले से ही सुजवेंट मिथाई के शिखर पर था और डुआन हे ने इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत लगाई थी। इतने सालों में डुआन हे को घर पर आराम करने का मौका भी नहीं मिला। वह हर घंटे कड़ी मेहनत में बिताता था। यदि आप स्काई सिटी में शामिल होने के बाद लॉ क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको शुद्ध कानूनी शक्ति प्रदान कर सकता हूं, लिन युआन ने कहा। लिन युआन ने अपनी तीसरी पेशकश की घोषणा की। ये लिन युआन द्वारा तैयार की गई भेंट की अंतिम परत भी थी। यदि डुआन हे ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, तो लिन युआन को नुकसान होगा। अगर डुआन हे सहमत हो गया, तो ये लिन युआन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। न केवल स्काई सिटी को एक सक्षम सदस्य मिलेगा जो उसकी लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि डुआन हे द्वारा खोजे गए कानूनी क्रिस्टल से लिन युआन को अपनी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का पोषण करने में मदद मिलेगी। डुआन हे लिन युआन के शब्दों से दंग रह गया, अविश्वास में बुदबुदाया, क्या तुम सच कह रहे हो? लिन युआन ने सीधे डुआन हे की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक मैं सच कह रहा हूँ। डुआन हे ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया जिसमें 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं। उसने ऊंची आवाज में और स्पष्ट आवाज में लिन युआन को यंग मास्टर कहा। युवा मास्टर, क्या मुझे स्काई सिटी में शामिल होने के लिए इच्छाशक्ति रून का उपयोग करके शपथ लेने की आवश्यकता है? डुआन वह बहुत खुश था। भले ही कक्षा 4 के सृजन मास्टर्स भी कांस्य लीजेंड फे को पोषित कर सकते थे, केवल कक्षा 5 के सृजन मास्टर्स ही विधि क्रिस्टल से शुद्ध विधि शक्ति निकालने में सक्षम थे। कक्षा 5 के 3 महान क्रिएशन मास्टर्स थे मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम। कानूनी शक्ति का ह्रास पूर्णतः आंतरिक था। यही कारण था कि कक्षा 5 के सृजन मास्टर्स को इतना अधिकार प्राप्त था और उन्हें इतना सम्मान प्राप्त था। यहाँ तक कि यदि कोई अधिक शक्तिशाली सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ किसी शीर्ष गुट में शामिल हो जाए, तो भी वह कानूनों की शुद्ध शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। जब उनके अनुबंधित सुजेंट फे या सुजेंट मिथ 2 में विकसित हो जाएंगे, तब उन्हें कानूनों को गहराई से समझने की आवश्यकता होगी, या फिर उन्हें ऐसे कानून क्रिस्टल को अवशोषित करना होगा जो उनके अनुबंधित फे के प्रकार के अनुकूल हों। स्वाभाविक रूप से फे को लॉ क्रिस्टल के अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देना शुद्ध कानूनी शक्ति से तुलना नहीं की जा सकती।
जब तक डुआन हे एक लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में आगे बढ़ना चाहता था, तब तक उसके पास लिन युआन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। डुआन हे की त्वरित सहमति सुनने के बाद लिन युआन ने कहा, आपको बस एक कानून रूम द्वारा मेरी और स्काई सिटी की रक्षक बनने की शपथ लेनी होगी। डुआन ने राहत की सांस ली। यदि लिन युआन चाहता कि डुआन हे उसका नौकर बन जाए, तो डुआन हे सहमत नहीं होता, चाहे वह लिन युआन के प्रस्ताव से कितना भी आकर्षित क्यों न हो। एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में लाभ की तुलना में गौरव अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि सभी सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन यह एक सिद्धांत था जिसके अनुसार डुआन हे जीवन जीते थे। इस सिद्धांत ने डुआन हे को अनुशासन की भावना रखने की अनुमति दी, जब भी उसे प्रलोभन का सामना करना पड़ा। डुआन हे ने लिन युआन की ओर देखने से पहले पूरे 3 सेकंड तक विचार किया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा रक्षक कैसे बनना है, लेकिन मैं एक गुट की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। डुआन हे की नज़र में लिन युआन स्काई सिटी का मुखिया था। लिन युआन के रक्षक के रूप में उसे लिन युआन के आदेशों को सुनना जरूरी था। जिस तरह से डुआन हे ने इसे देखा, लिन युआन का रक्षक बनना स्काई सिटी का रक्षक बनने के बराबर था। स्काई सिटी के रक्षक के रूप में आपको स्काई सिटी में हर पौधे और हर चीज़ की रक्षा करनी होगी, भले ही इसके लिए आपको अपनी जान देनी पड़े। इस बीच मैं आपको और भी मजबूत बनाऊंगा, लिन युआन ने अत्यंत संयम के साथ कहा। वह अब उस मिलनसार व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जो हमेशा से था। अब वह एक कुलीन व्यक्ति की तरह लग रहा था जो पूरी तरह से आक्रमण करने की शक्ति से भरा हुआ था। लिन युआन ने एक बेकार व्यक्ति को पाने के लिए डुआन हे को भर्ती करने के प्रयास में इतने सारे प्रस्ताव नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने पहले शर्तें रखीं। पिछले आधे साल में लिन युआन बड़ा हो गया था और उसने दुनिया और अपनी शक्ति के बारे में अधिक सीखा था। एक सृजन मास्टर के रूप में लिन युआन की क्षमताओं को देखते हुए उनकी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी डुआन हे के सुजन मिथाई 6 सिर वाले दानव को विकसित करने में मदद करने में सक्षम होगी, जब तक कि डुआन हे को पर्याप्त कानून क्रिस्टल मिलते हैं। यदि डुआन हे को विश्वास था कि समुद्री दानव सांप विश्व निर्माण के परीक्षण से बच सकता है, तो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी समुद्री दानव सांप को सृष्टि के 9 सिर वाले समुद्री दानव सांप के रूप में विकसित होने में भी मदद कर सकती थी। लिन युआन ने डुआन हे से चंद्र महारानी के शिष्य की तरह बात नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी सामान्य विनम्रता के साथ बात की। लिन युआन के शब्दों ने डुआन हे को सहज कर दिया। चूंकि वह एक गुट में शामिल होने जा रहा था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि गुट में हर चीज़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। डुआन हे ने झुककर लिन युआन को प्रणाम किया। युवा मास्टर, मैं स्टार वेब पर लॉ रूम की शपथ नहीं ले सकता। हालांकि मैंने स्काई सिटी में शामिल होने और आपका रक्षक बनने का फैसला किया है। लिन युआन अमृत देता है। लिन युआन खिलखिलाकर मुस्कुराया। लिन युआन की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव से डुआन हे को लगा कि यह नकाबपोश युवक एक हंसमुख युवक था, भले ही वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। डुआन हे ने अचानक लिन युआन को यह कहते हुए सुना, तुम अकेले नहीं हो जिसे गुट में हर चीज़ की रक्षा करनी है, मुझे भी यह करना है। बोलते समय लिन युआन ने सोचा कि कैसे लियू जी और जो लुओ ने विकासशील जल विश्वायामी दरार में अपने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया था। लिन युआन ने अपने होठों को दबाया और धीरे से कहा, मैं स्काई सिटी में सभी की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। लिन युआन की आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन डुआन हे लिन युआन के शब्दों में अर्थ और वजन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि डुआन हे स्काई सिटी से परिचित नहीं था, लेकिन उसके नेता के बोलने के तरीके से वह ये बता सकता था कि स्काई सिटी कम से कम एक गर्मजोशी भरा गुट था। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह भावनाओं के ऐसे भंवर में फंस जाएगा। एक गुट के मुखिया को निश्चित रूप से अन्य गुटों की तुलना में अधिक भारी बोझ उठाना पड़ता था। लिन युआन ने अपना आसन सीधा किया और डुआन हे से कहा, वरिष्ठ डुआन हे, अगर आपके पास समय हो तो रॉयल कैपिटल में आएं। डुआन हे ने अपना हाथ बढ़ाया और अजीब तरह से अपनी दाढ़ी को सहलाया। युवा मास्टर, मैं अधिक संसाधन एकत्र करने के लिए आयामी दरार की सक्रिय अवधि का उपयोग करना चाहता हूं। अभी तक मेरे पास अपने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप और थंडरवेव स्काई कैस्नेल को मिथक 2 में विकसित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक सामग्री का केवल आधा हिस्सा है। लिन युआन ने लीजेंड गोल्ड कर्टेन पेओनीज के फूलों को छुआ और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि आप स्काई सिटी में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए गुड कानून क्रिस्टल के अलावा आपकी सभी आवश्यक आत्मा सामग्री का ख्याल रखेगा। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ की निष्ठा प्राप्त करना उतना आसान नहीं था जितना कि राजा श्रेणी के विशेषज्ञ की निष्ठा प्राप्त करना। कोई भी गुट, जिसमें कुलीन गुट भी शामिल हैं, अपने सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ सदस्यों को ऊंचे स्थान पर रखेगा। ये गुट अपने सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को उनकी सभी दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए तत्पर था। लिन युआन भी किसी चीज पर कंजूसी नहीं करने वाला था। जैन परिवार और दिव्य लकड़ी संघ दोनों ने पहले ही अपने धनुष खींच लिए थे। अपने साथ एक अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के होने से लिन युआन दोनों तरफ के मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होगा। डुआन हे ने पलकें झपकाईं।
उसने मान लिया कि उसे केवल वही लाभ मिलेंगे जिनका जिक्र लिन युआन ने किया था। सच कहूं तो डुआनहे पहले से ही शुद्ध कानूनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होने से संतुष्ट था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन उसे अपने फे को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार होगा। इससे पहले भी कई दिग्गज गुटों और कुलीन गुटों ने उनका साथ दिया था। हालांकि उनमें से कोई भी लिन युआन की तरह ऐसा करने को तैयार नहीं था। डुआनहे जानता था कि उसे अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों की तुलना में कई गुना अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। किसी भी गुट के लिए उसे प्रदान करना आसान नहीं था। यह आशीर्वाद बहुत अचानक आया। इधर उधर भटकने और मौसम की मार से मुक्ति मिलने के विचार ने डुआनहे को एक नई सहजता का एहसास कराया। डुआनहे ने सोचा कि उसके लिए तलवारपंथ समुद्री हॉक के लिए अनमैचेबल बर्ड का पालन पोषण करना कितना मुश्किल था, फिर भी उसने इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया था। डुआन को लगा कि यह संभव है। ऐसा लगता है कि अब मुझे स्वॉर्ड प्लम सी हॉक को समूह आक्रमण के बजाय समूह नियंत्रण के रूप में विकसित करना होगा। लिन युआन डुआनहे की अत्यधिक संसाधन आवश्यकताओं के बढ़ते बोझ से तनावग्रस्त नहीं था। डुआनहे के समुद्री दानव सांप की ताकत उसके द्वारा खाए गए संसाधनों की भारी मात्रा के नुकसान से अधिक थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की संख्या हर दिन बढ़ रही थी। यह उनका उपयोग करने और स्काई सिटी की लड़ाकू शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। एक बार जब लिन युआन ने डुआनहे के साथ चीजें सुलझा लीं, तो उसने स्टार वेब छोड़ दिया। डुआनहे भी शाही राजधानी की ओर भागने लगा। डायमंड एक्स फैंटेसी वी स्वॉर्ड प्लम सी हॉक दिए जाने पर डुआनहे को रॉयल कैपिटल तक पहुंचने के लिए केवल एक दिन की आवश्यकता होगी। डुआनहे लिन युआन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हो जाएगा जब बाद में स्टार वेब पर स्काई सिटी की भूमिकाओं की घोषणा की जाएगी। जब लिन युआन कमरे से बाहर निकला तो भोज पहले ही तैयार हो चुका था। तरह तरह के व्यंजनों के अलावा मेज के बीच में 1 मीटर लंबी जेड की चौकोर थाली भी रखी थी। थाली के ऊपर तरह तरह के केक और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। केवल कुछ रेगिस्तान ही विभिन्न परियों की तरह सुंदर आकार के थे। वे बहुत जीवंत थे। ये स्पष्ट था कि लियू जी ने उन्हें तैयार किया था। बाकी के उत्पाद दूसरों ने ही बनाए होंगे। भाप से पकाए जाने के बाद सभी डेजर्ट एक जैसे दिखने लगे। चूसी, रक्तपात की जननी और अंतहीन ग्रीष्म ने उस रेगिस्तान को चुनने की कोशिश की जो उन्होंने बनाया था। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वे अंतर नहीं बता सके। लिन युआन ने देखा कि वेन्यू बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसने स्वयं को पुनर्तः शुद्ध करने के लिए सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का प्रयोग पहले ही कर लिया होगा। इसके तुरंत बाद लिसन और जो लुओ वापस आए और मेज पर बैठ गए। लगभग सभी लोग दूर स्थित हवेली से वापसी पर उपस्थित थे। फीचर दीवार पर चित्रित कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं था। लिन युआन ने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की एक बड़ी बोतल निकालने से पहले एक पल सोचा, जिसे उसने फिर स्टोरेज बॉक्स में छोड़ दिया था। उसने 6 खाली बोतलें भी निकाली और प्रत्येक को अमृत से लबालब भर दिया। लिन युआन ने मदर ऑफ ब्लडबैथ, एंडलेस समर, लियू जी, लिसन, जो लुओ और हुक्वान के सामने एक बोतल रखी। लिन युआन ने पहले ही चूसी और वेन्यू को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत दिया था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने शरीर की अशुद्धियों को साफ करने के लिए किया था। चाहे उसके पास कितना भी सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत था, लिन युआन इसे मनोरंजन के लिए पीने के लिए अनिच्छुक था। कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे वस्तुओं का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। चूसी ने लिन युआन को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत उंडेलते हुए देखा और तुरंत सोचा कि इसे पीने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। वह बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि हुक्वान, जो अपनी शिल्पकला पर मेहनत कर रहा था, और जो लुओ, जो लौटने के बाद थका हुआ और भूखा था, अमृत की पूरी बोतल गटक गए। एक बार जब वे पी चुके तो जो लुओ और हुक्वान लिन युआन को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा, यह अमृत बहुत स्वादिष्ट है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? वेन्यू की पलकें झपकने लगी जब उसने उन दोनों को देखा, और मन ही मन सोचा, अयोग्य लोग सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत को कभी नहीं छू पाएंगे, चाहे वे कितना भी चाहें या कितना भी खर्च करने को तैयार हों। वे कैसे पूछ सकते हैं कि यह कहाँ से खरीदा गया था? यदि लीनिंग मून माउंटेन अमृत बेचने को तैयार हो जाए तो कुलीन वर्ग भी उसे प्राप्त करने के लिए हाथापाई और दंगा फसाद कर देगा। लिन युआन ने पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो लुओ और हुक्वान सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की पूरी बोतलें पी लेंगे। लिन युआन ने जल्दी से कहा, चाचा हो, बड़े भाई जो, आप दोनों को जल्दी से अपने बाथरूम में जाना चाहिए। विकसित हो, वज्र तितली। लिन युआन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जो लुओ और हुक्वान अपने अपने कमरों की ओर भाग गए। लियू जी ने एम्बर द्रव से भरे कटोरे को देखा। वह पहले से ही उसमें मौजूद सामग्री को पहचान चुका था। जब कीट रानी खतरे में थी तो बांस सम्राट ने लियू जी को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की एक बूंद दी थी। यद्यपि सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की बूंद से कीट रानी ठीक नहीं हुई, फिर भी इसने उसे 1 वर्ष का समय और प्रदान कर दिया।
अन्यथा लियू जी के लिन युआन से मिलने से पहले ही यह मर गया होता। लियू जी भी वह जीवन नहीं जी रहे होते जो वह इस समय जी रहे हैं। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत विशेष रूप से ब्लडबाथ और एंडलेस समर की मां के लिए फायदेमंद था, जो पहले से ही मिथ ब्रीड फे थे। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत द्वारा शरीर को शुद्ध करने के लिए इसने आनुवंशिक मॉडल को पूर्णता तक विकसित किया। फेस के जीन मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक जटिल थे। रक्तबीज की जननी, अंतहीन ग्रीष्म और लियू जी भी सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत पीने के बाद अपने कमरे में लौट आए। लिन युआन को थोड़ा अजीब लगा और उसने सोचा कि उसे भोजन के बाद सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत निकाल लेना चाहिए था। अब केवल वह, चूसी और वैन यू ही मेज पर बैठे रह गए थे। भोजन के बाद लिन युआन ने गोल्डन कर्टेन पेयोनी के 2 बर्तन निकाले और उन्हें पानी के गेंडे के चमड़े के सोफे के पास रख दिया। हुक्वान ने पहले से ही एक प्लांट होल्डर बनाया था जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लाल चंदन की लकड़ी से बने दीर्घायु मछली टैंक के अंदर चमकते पंखों वाली तितलियां गोल्डन कर्टेन पेयोनी की आभा को महसूस करने के बाद बाहर उड़ गईं। उन्होंने कांस्य पौराणिक स्वर्णिम कर्टेन पेयोनीज के चारों ओर नृत्य किया। चमकते पंखों वाली तितलियां दिनचर थीं और आमतौर पर रात में उड़ने से मना कर देती थीं। हालांकि वे अब गोल्डन कर्टेन पेयोनीज के चारों ओर उतनी ही सक्रियता से उड़ रहे थे जितनी दिन में उड़ते थे। लिन युआन को पता था कि चमकते पंखों वाली तितलियां गोल्डन कर्टेन पेयोनीज के पराग के पीछे थीं। 2 गोल्डन कर्टेन पेयोनी पराग से भरे हुए थे। फैंटेसी नस्ल में विकसित होने के बाद भी वज्र तितली सभी पराग का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगी। लिन युआन ने चमकते पंखों वाली तितलियों को पराग खाने से नहीं रोका। जितनी देर तक लिन युआन नाचती हुई चमकीली पंखों वाली तितलियों को देखता रहा, उतना ही उसे महसूस हुआ कि उनमें से एक के साथ कुछ गड़बड़ है। अन्य चमकते पंखों वाली तितलियां उड़ते समय अपने और इस विशेष चमकते पंखों वाली तितली के बीच यथासंभव अधिक दूरी बनाने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही लिन युआन ट्रू डेटा का उपयोग करके इस चमकते पंखों वाली तितली की जांच करने वाला था, चूसी ने कहा, लिन युआन, मैंने खाना खा लिया है। मैं प्रशिक्षण कक्ष में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चूसी की बात सुनने के बाद लिन युआन ने ग्लो विंग्ड बटरफ्लाई की परवाह करना बंद कर दिया और कहा, मेरा इंतजार करो। जब मैं खाना खा लूं तो चलो साथ में चलते हैं। जाने से पहले मैं वह सारी धातु और पौधे प्रकार के पराग तैयार करना चाहता हूं जिसकी वर्जा तितली को काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के लिए ज़रूरत होगी। लिन युआन ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला और बड़े चपरासी फूलों को धीरे से थपथपाया जिससे पराग का एक गुबार लकड़ी के बक्से में गिर पड़ा। चमकदार सुनहरे पराग कण बॉक्स के अंदर भर गए और झिलमिलाने लगे। लिन युआन ने बॉक्स उठाया और चूसी को प्रशिक्षण कक्ष में ले गया। वर्तमान में चूसी के सभी फेयर लिन युआन द्वारा निर्मित किए जा चुके थे। इस प्रकार लिन युआन ये देखने के लिए उत्सुक था कि वज्र तितली एक बार काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद किस प्रकार के विशिष्ट कौशल विकसित करेगी। लिन युआन को जलते हुए सूरजमुखी से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसकी मूल क्षमताएं पहले से ही युद्ध में चूसी की सहायता करने के लिए पर्याप्त थीं। लिन युआन को लगा कि कोई भी अतिरिक्त विशिष्ट कौशल तो बस केक पर आइसिंग की तरह है। जब वे प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे तो लिन युआन ने कांस्य पौराणिक वज्र तितली को बुलाया। वज्र तितली कुछ समय से लिन युआन के पास थी। जब उसने चूसी को देखा तो वह उड़कर उसके पास आए और प्यार से उसके चारों ओर घूमने लगी। वह चूसी की उंगली पर गिरा, फिर उसकी नाक पर। चूसी को गुलाबी गुदगुदी हुई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। लिन युआन ने एक तितली प्रजाति फे को भी अनुबंधित किया था। यह एक फे था जिसे अस्तित्व में 10 सबसे खूबसूरत फे में से एक माना जा सकता था, ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई बेहद अलग थी। यद्यपि लिन युआन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के प्रति उसके गहरे स्नेह को महसूस कर सकता था, लेकिन वह नियमित रूप से उसके साथ बातचीत नहीं करती थी। लिन युआन को लगा कि चमेली लिली ही एकमात्र ऐसी तितली है जिससे ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई गर्म हो सकती है। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के अंडे से निकले 6 महीने बीत चुके थे और लिन युआन ने शुरू से ही उसका पालन पोषण किया था। अपने सभी परियों में से लिन युआन इस बात से सबसे अधिक अनभिज्ञ था कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए कौन सा इच्छाशक्ति रून सबसे उपयुक्त है। उसने सोचा कि चूसी ने वज्र तितली का अवलोकन करके सबसे संगत इच्छाशक्ति रून को कैसे चुना था। इसलिए लिन युआन ने फैसला किया कि वह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का अध्ययन करने के लिए सही समय ढूंढेगा ताकि यह पता चल सके कि क्या वह एक संगत इच्छाशक्ति रून को समझ सकता है। चूसी और वज्र तितली के साथ कुछ देर तक खेलने के बाद उसने इच्छाशक्ति रून को बुलाया जिसे उसने वज्र तितली से सीखा था। ये पहली बार नहीं था कि लिन युआन ने चूसी की इच्छाशक्ति रून को देखा था। इस इच्छाशक्ति रून में एक अजीब तरह का मोटा एहसास था, मानो यह एक मजबूत ढाल हो। हालांकि इस भारी एहसास के पीछे एक विस्फोटक आभा थी। लिन युआन ने हमेशा महसूस किया था कि इस इच्छाशक्ति रून में आवेग की एक सूक्ष्म आभा थी। लिन युआन ने प्रशिक्षण कक्ष में मेज पर पराग का लकड़ी का बक्सा रख दिया।
वज्र तितली को लकड़ी के बक्से में पराग खाने का निर्देश दे जब तक आपको ऐसा न लगे कि वह अब और नहीं खा सकती। फिर अपने इच्छाशक्ति रून को वज्र तितली के साथ मिलाएं और वज्र तितली को काल्पनिक नस्ल में विकसित करें, लिन युआन ने कहा। ये चूसी की पहली फैंटेसी ब्रीड नहीं थी। हालांकि चूसी पिछली बार की तुलना में ज्यादा घबराई हुई थी जब वह अभी भी अनजान थी। चूसी, जो वास्तविक युद्ध अभ्यास में रुचि रखती थी जब से उसने एक आत्मा क्यूई पेशेवर के मार्ग पर चलना शुरू किया था, वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में विशेष कौशल और क्षमता संगतता को अधिक समझती थी। यद्यपि चूसी घबराई हुई थी, लेकिन वज्र तितली को निर्देश देते समय वह चिंतित नहीं दिखी। जब तक वज्र तितली ने लकड़ी के बक्से में से आधे पराग खा लिए तब तक उसका पेट फूल चुका था। उसके पेट के अंदर से एक सुनहरी रोशनी चमकी। इसने वज्र तितली के हरे धातु के शरीर को हल्की सुनहरी चमक से रोशन कर दिया। चूसी ने वज्र तितली की हालत को भांप लिया। जब वज्र तितली का पूरा शरीर सुनहरे रंग से चमक रहा था तो उसने तुरंत इच्छाशक्ति रून को वज्र तितली की ओर निर्देशित किया। वज्र तितली इच्छाशक्ति रून के साथ मिल गई और स्वर्णिम प्रकाश एक क्षण में तीव्र हो गया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने देखा कि तीव्र सुनहरी रोशनी पीछे हट गई। अचानक सुनहरी रोशनी के केंद्र में एक पानी जैसी हरी रोशनी दिखाई दी। जिस क्षण पानी जैसी हरी रोशनी दिखाई दी, लिन युआन को यकीन हो गया। वज्र तितली के काल्पनिक नस्ल में विकसित होने की प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था।